बस एक सेकेंड ये हटा दें। हाँ अब ठीक है, अब बाहर की नेचुरल लाइट में हम वीडियो बनाएंगे। हेलो देव साहब, क्या हालचाल भाई? बहुत सारे लोगों के डाउट थे पीओ प्रोग्राम के बारे में, तो आज की वीडियो भाई फाइनली मैं लेके आऊँ कि भाई पीओ प्रोग्राम है क्या, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और सबसे बड़ी बात कि ये प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद एक्चुअली रियलिटी क्या होता है, ऑन ग्राउंड आप किस तरह के बैंकर होते हो, क्या काम होता है आपका, क्या डिपार्टमेंट मिलता है आपको, और क्या जो चीज़ें मार्केटिंग वाले लोग जो जैसा बताते हैं वैसा ही होता है या फिर ऑन ग्राउंड रियलिटी अलग होती है, कि भाई आपको बेसिक एक्सपेक्टेशन क्या रखनी चाहिए इस प्रोग्राम से। अब देखो, पूरी वीडियो देखने से पहले ये समझ लो कि ये प्रोग्राम बेसिकली है क्या। तो ये है ICICI मणिपाल प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रोग्राम। ये बेसिकली एक साल का डिप्लोमा कोर्स है जिसमें से पहले के 4 महीने आप बैंगलोर में मणिपाल यूनिवर्सिटी में जाके क्लासरूम ट्रेनिंग करोगे जो अफिलिएटेड है आपके ICICI के साथ में। दूसरा आपका रहता है 2 महीने की इंटर्नशिप। ये जनरली आपको आपके होम टाउन में मिलती है। जितने लोगों से मैंने बात किया उनको तो उनके होम टाउन में भेजा गया था, बट कुछ केसेस में अलग भी हो सकता है, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो ये हो गया आपके टोटल 6 महीने कंप्लीट। अब बचे हुए 6 महीने आप करते हो OJT, इसको कहते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग। ये जनरली उसी ब्रांच में दिया जाता है जिस ब्रांच में आपने अपनी इंटर्नशिप की होती है, लेकिन फिर भी कुछ केसेस में अलग हो सकते हैं। वैसे देखो, आप ये तो मैंने बता दी कि प्रोग्राम है क्या, लेकिन अब इस प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए आप एलिजिबल भी हो कि नहीं हो, अब मैं वो बता रहा हूँ। तो देखो, 2 बेसिक से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहला है कि आपकी एज भाई 27 या उससे कम होनी चाहिए, यानी मैक्सिमम एज आपकी 27 तक हो सकती है। ये हो गया पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया है कि आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% का मार्क्स होना चाहिए। अब एलिजिबल होने के बाद के 2 स्टेप हैं। सबसे पहला है ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसमें LRDI और मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं और सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। दूसरा आता है पर्सनल इंटरव्यू, और ये दोनों चीज़ें ऑनलाइन हो जाती हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये दोनों अगर क्लियर हो गया तो उसके बाद फिर आप एनरोल कर सकते हो इस कोर्स में। अब मैं बताता हूँ अब फीस के बारे में। तो देखो, एज ऑन डेट इसकी फ़ीस है 3.78 लाख। और देखो, इस फीस में सब चीज़ें इंक्लूडेड हैं, आपका खाना पीना रहना और आपका ट्यूशन फीस वगैरह सब इंक्लूडेड है। लेकिन अब जो मैं वीडियो में फ़ीस बता रहा हूँ, आप इस पर रिलाई मत करना, क्योंकि इसकी फ़ीस ऊपर नीचे होती रहती है। पहले थोड़ी सी कम थी, अब बढ़ गई है। पहले 2,55,000 के आसपास थी, बट अब थोड़ी सी बढ़ गई। तो आपको जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो सिंपल इसके वेबसाइट पे मिल जाएगी, जहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको फ़ीस प्लस आपको कितने पैसे पूरे इस प्रोग्राम के दौरान मिलेंगे। तो हाँ भैया, आपको पैसे भी मिलते हैं इस पूरे प्रोग्राम के दौरान में, तो वो भी बताता हूँ कितने मिलते हैं किस टाइम पे। तो पहले के 4 महीने जब आप बैंगलोर में घूम घाम के अपनी क्लासरूम ट्रेनिंग अटेंड कर रहे होगे, उस टाइम बैंक आपको 5,000 रुपये मंथली देगी स्टाइपेंड, 4 महीने के लिए मिलेगा। तो वहाँ पे आपका 4 महीने वैसे कट जाएगा। और फिर ये पहले पड़ाव की जीत हासिल करके आप पहुँचोगे दूसरे पड़ाव में, लेवल 2 में, जो आपकी वो 2 महीने की इंटर्नशिप होगी। तो उस 2 महीने की इंटर्नशिप में एज ऑन डेट जो कंपनी आपको पे करेगी वो लगभग 22,000 से लेकर 24,000 के बीच में होगा। आपकी लोकेशन के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करेगी कितना आपको एक्चुअली मिलेगा। तो भैया देखो, फाइनली अब सारी पड़ाव को चीरते हुए आप पहुँच गए हो लेवल 3 में, जहाँ पर भाई आप अपनी OJT में रहोगे, जो मैंने बताया था 6 महीने की आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग के दौरान आपको पर मंथ 28 से लेकर 32,000 के बीच में आपको मिलेगा। फिर वही लोकेशन के ऊपर ये डिपेंड करेगा कितना आपको एक्चुअली मिलता है। तो ये हो गए वो सारे पैसे जो आपको इस पूरी प्रोग्राम के दौरान बैंक आपको देगी। तो अब देखो क्या होगा, जैसे आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मिलेगा भाई कंफर्मेशन का सर्टिफिकेट कि हाँ भैया आप कंफर्म हो गए, कांग्रेचुलेशंस वगैरह वगैरह। और फिर आपका जो एनुअल CTC होगा वो लगभग 5 लाख से लेकर 5.5 लाख तक हो जाएगा। फिर से वही बात, डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन। और ग्रेड क्या मिलेगी, वो मिलेगी डेप्यूटी मैनेजर बैंड 1। अच्छा, अगर आपको ये नहीं पता है कि भाई ये DM1 ग्रेड क्या, मतलब डेप्यूटी मैनेजर बैंड 1 क्या ग्रेड है और ग्रेडिंग कैसे काम करता है, तो ये आई बटन पे क्लिक करो। यहाँ पर मैंने एक वीडियो बना के ऑलरेडी डाल चुका हूँ, जिसमें मैंने डिटेल में बताया कि भाई ये क्या सिस्टम है और कैसे काम करता है और एक्चुअली इन लोगों के काम क्या होते हैं। अब बताता हूँ, देखो ये प्रोग्राम इतना एक्चुअली पॉपुलर क्यों है, क्यों लोग सोचते हैं कि अगर PO प्रोग्राम कर लिया भाई आपने तो एकदम जीवन सफल है, एकदम तो बैंकर बन के निकलेंगे बाहर। तो ये बात सही है, आपने PO प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया तो आप बैंकर ही बनोगे, क्योंकि भाई आपको बैंकिंग का डिप्लोमा मिल जाता है, तो हर बैंक आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहता है। प्लस अगर आपके पास देखो बैंकिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी ये आपको DM1 ग्रेड पे लेता है सीधे, जो कि बहुत बुरा ग्रेड नहीं है। आपका अगर ग्रेडिंग सिस्टम की हायरार्की है तो SO सेल्स ऑफिसर, फिर असिस्टेंट मैनेजर 1 AM1, फिर असिस्टेंट मैनेजर 2, फिर DM1। तो आप ऑलरेडी 3 स्टेप को पार करके सीधे यहाँ पे चौथे स्टेप पे आते हो। और अगर मैं एक वो बता दूँ, एक टाइमलाइन बता दूँ, तो हर ग्रेड पे अभी प्रमोशन 3 साल पे है।
तो मतलब सोच लो आप कितना आगे पहुंच गए हो ऑलरेडी, वो एक बेनिफिट है यहाँ पे। लेकिन क्या सिर्फ यही बेनिफिट है? जी नहीं। तो अब दूसरा बेनिफिट सुनो। देखो लेट्स सपोज अभी हाल फिलहाल आपके पास इतने फंड नहीं है कि आप इस फी को पे कर पाओ, तो बैंक बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से आओ, पढ़ाई करो, हम फंड देंगे, मतलब हम एजुकेशन लोन देंगे और आप अपनी पूरी पढ़ाई करो, और जब आपका जॉब स्टार्ट हो जाएगा तब आपकी वो EMI कटना स्टार्ट होगी धीरे धीरे। तो हाँ, एकदम आप खुद के दम पे थोड़े बहुत डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप इस एजुकेशन लोन को ले सकते हो। ये कोलैटरल फ्री लोन होता है, तो कोई भी ले सकता है, तो बड़ी आसानी से आपको लोन मिल जाता है, क्योंकि बैंक खुद ही करती है, बैंक का ही टाइप है और इस बैंक के लिए ही आप काम कर रहे होते हो इसके बाद में। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब देखो कैच बस इतना सा है कि अगर आपने लोन लिया हुआ है तो जब तक आप इस लोन को रीपे नहीं कर देते तब तक आप रिज़ाइन नहीं कर सकते। आपके पोर्टल पे रेजिग्नेशन वाला ऑप्शन ही नहीं आएगा, आप जॉब स्विच भी नहीं कर पाओगे। अगर आपको इन सब चीज़ों में से कुछ करना भी है तो भाई आपको पहले पूरा लोन रीपे करना पड़ेगा, फिर ही आप जॉब छोड़ सकते हो या फिर आप रिज़ाइन करके दूसरे जॉब में जा सकते हो। वैसे देखो अगर आप PO बैच के बारे में सोच रहे हो तो एक ये सवाल तो आपके दिमाग में पक्का से होगा कि ये प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद एक्चुअली मेरा काम क्या होगा, मैं क्या करूँगा, किस डिपार्टमेंट में जाऊँगा, किस तरह का काम होगा, क्या ये सेल्स जॉब होगी, क्या ये ऑपरेशंस की जॉब होगी, है ना एक क्वेश्चन दिमाग में? बताता हूँ। तो देखो यार बात कुछ ऐसी है कि आपको आपका डिपार्टमेंट और आपका काम आपको बताया जाता है जब आप OJT में होते हो, यानी ऑन जॉब ट्रेनिंग पे होते हो। इसीलिए जब आप एक्चुअली क्लासरूम ट्रेनिंग ले रहे होते हो वो 4 महीने, तो आप ये मत सोच के जाना कि आपको भाई एकदम किसी एक प्रोडक्ट का एक्सपर्ट बना दिया जाएगा और फिर उसी प्रोडक्ट में आपको भाई डाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मतलब बेसिकली वहाँ पे सिखाते हैं आपको ग्रूमिंग कैसे करनी है खुद की, कैसे बात करनी है, अटायर कैसा होना चाहिए आपका, सेल्स पिच में क्या क्या वो स्टेप्स होते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी बेसिक चीज़ें होती हैं, होलिस्टिक वे में बताया जाता है। उसका लॉजिक भी ये है कि उनको भी नहीं पता कि आप किस डिपार्टमेंट में जाने वाले हो, आपको भी नहीं पता होता है किस डिपार्टमेंट जाने होते हो, वो तो रैंडमली डाल दिया जाता है, मतलब थोड़ा सा वो देख के कहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से रैंडम होता है। तो वो तो उसके बाद में ही आपको पता चलेगा, तो इसलिए वो मैं भी नहीं बता सकता कि आप क्या काम करोगे। बट हाँ ये भी हो सकता है कि आप सेल्स साइड में चले जाओ, हो सकता है आप ऑपरेशन साइड में चले जाओ। लेकिन अगर आप सेल्स साइड में जा रहे हो तो आपके दिमाग में होगा कि क्या मुझे डोर टू डोर सेलिंग वगैरह या कॉलिंग वाला कुछ काम होगा, तो डोर टू डोर नहीं, बट हाँ कॉलिंग बहुत इंक्लूड की जाती है। सच बताऊँ तो सेल्स में देखो कॉलिंग नहीं करोगे तो फिर सेल्स कन्वर्ट कहाँ से होंगे, लीड्स कहाँ से आएंगे। क्या देखो इतनी अच्छी चीज़ें हमने इस प्रोग्राम के बारे में जान ली, तो क्या अब इसका कोई डाउन साइड नहीं है, कुछ चीज़ें कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो कुछ डाउन साइड हैं, कुछ चीज़ें कंसिडर आपको करनी पड़ेंगी जो मैं बता रहा हूँ। मुझसे बहुत सारे लोग ये भी डाउट पूछते हैं कि मेरे पास देखो MBA करने का ऑप्शन है और मेरे पास सामने PO प्रोग्राम भी दिख रहा है, तो क्या करना चाहिए? तो ऐसे केस में मैं हमेशा बोलता हूँ कि MBA की तरफ ही जाओ, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि PO प्रोग्राम तब के लिए ठीक है जब भाई आपको बैंकिंग में ही करियर बनाना है, क्योंकि वो आपको बैंकिंग का डिप्लोमा देता है। बट MBA में क्या है, वो तो होलिस्टिक है यार, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपने अच्छे कॉलेज से MBA कर लिया तब तो आपको सीधे यहाँ पे PO प्रोग्राम में DM1 मिल रहा है, वहाँ पे आप DM2 M1 पे भी जा सकते हो सीधे, अगर आप अच्छे कॉलेज से आ जाते हो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने MBA कर लिया कोई बहुत नॉर्मल कॉलेज से भी किया है, तो 99% चांस होता है कि आपको तो DM1 पे ही लेंगे। अगर आपने ऑफलाइन MBA किया हुआ है, पूरा फुल टाइम MBA किया हुआ है, तो आपको DM1 मिनिमम लेते हैं। तो एनी टाइम PO प्रोग्राम से बेटर है MBA, लेकिन हाँ फीस भी फिर ज़्यादा ही है। तो आपको अपनी सिचुएशन को खुद समझना पड़ेगा कि हाँ यार मैं चाहता हूँ अगर बैंकिंग में करियर बनाना, मैं एक बैंकर ही बनना चाहता हूँ, तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है PO प्रोग्राम, क्योंकि ये कम फीस में जो फंड भी हो जाता है, बैंक ही कर देता है बड़ी आसानी से, तो आप उसको करियर ऑप्शन ले सकते हो। बट MBA में यार आपको फिर पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, कैट के लिए प्रिपेयर करोगे, आप एग्ज़ाम दोगे, क्लियर होगा, फिर MBA करोगे 2 साल, फिर उसके बाद आओगे। तो अब आपने वहाँ पे इतनी मेहनत कर ली तो फिर आपको ग्रेड और वे सब तो मिलना बनता है यार, मतलब वो नहीं दोगे तो फिर क्या ही मतलब। बट PO प्रोग्राम एक छोटा सा शॉर्टकट कह सकते हो बैंक में घुसने के लिए, सक्सेस के लिए नहीं, बैंक में घुसने के लिए एक अच्छा शॉर्टकट है। और देखो रिक्रूट होने के बाद भी बहुत लोग सेल से डर जाते हैं यार, क्योंकि यहाँ पे देखो रोज सुबह कॉन कॉल्स होती हैं कि भाई आपको टारगेट दे दिया और फिर शाम को अचीवमेंट पूछा जाता है कि अब कितना अचीव किया आपने। तो रोज़ का टारगेट, रोज़ का वो जो काउंसलिंग टाइप हो जाती है ना, रिव्यूज़ हो जाते हैं, तो फिर एक टाइम का लगता है कि नहीं यार ये गलत फील्ड में आ गए। फिर लगता है कि यार इतने पैसे भी दे दिए थे और अब तो हम छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि वो बॉन्ड है, अगर लोन लिया तब तो दिक्कत है, और नहीं भी लिया तो यार अब बैंक में आपको लगता है बैंक से बाहर निकलना है, लेकिन बैंकिंग का डिप्लोमा ले लिया, इतना पैसे लगा दिए हैं, तो एक वो फ्रस्ट्रेशन वाला पॉइंट वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आना है तो भाई क्लियर कट दिमाग में रखना है कि हाँ मुझे बैंकर बनना है, मुझे सेल्स से दिक्कत नहीं है। और ऐसा नहीं कि ये स्ट्रगल हमेशा रहता है, आप कुछ सालों का स्ट्रगल रहता है, फिर आप उस माहौल में ढल जाते हो, फिर आपका प्रमोशन होते रहता है, आप स्विच करते हो बैंक्स को, तो वो चीज़ें हैं, तो वहाँ पर फिर चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो अब देखो मैं चैलेंजेस बता रहा हूँ, लेकिन साथ में उसका तोड़ भी बता रहा हूँ। कितना अच्छा नाम है यार, बहुत अच्छा। बाकी जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, तहे दिल से बहुत बहुत थैंक यू, एकदम
कलेजेस एकदम। और बाकी काम वाम चल रहा है अपना, नए यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो भी जाके देखो। अगर कुछ ऐसे कंटेंट्स पसंद है एजुकेशनल तो आप जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, वरना इस चैनल पे मेरे व्लॉग्स और ये सब चीज़ें तो आती रहेंगी। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर दूसरे किसी ऐसे वीडियो में, वहाँ पर फिर अपनी लाइफ से कुछ चीज़ें निकाल कर हुई शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।